सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं गुड डॉक्टर इवनिंग अनिल सर। योगी। जी। गुड इवनिंग वर्षा जी। मैं डॉक्टर अनिल योगी परवरिश की पाठशाला से साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर माधव यूनिवर्सिटी, डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। और आज परवरिश की पाठशाला हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पे जो लगभग 3 लाख, आई थिंक 50,000 के आसपास उसमें फॉलोवर्स हैं। और कई पेरेंट्स हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं अपनी पेरेंटिंग की, रिलेशनशिप की और खुद को जानने की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे मन में विचार आया, क्यों ना जो अपने वैदिक सिस्टम में, जो एंशियंट सिस्टम में जो विज्ञान हुआ करता था, चाहे वो त्रिगुण का विज्ञान हो, चाहे त्रिदोष का विज्ञान हो, चाहे योग हो या ग्रस्त योग हो या स्वर योग हो, कई प्रकार के योग की बात कही गई है। और उसी में से एक आता है स्वर योग। अक्सर हमने सुना तो है कि शुभ काम के लिए कुछ मीठा हो जाए, शुभ काम की शुरुआत के लिए मीठा हो जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये क्यों कहा जाता है। राइट। तो आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गिरी जी हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विभाग में प्रोफेसर रहे हैं, मेरे पीएचडी के गाइड रहे हैं, शोध के निर्देशक रहे हैं। और पूरा जो जीवन है उनका, मतलब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने केवल स्वर योग के ऊपर उन्होंने अपना लगाया है। और उस पे कई रिसर्च कराई हैं, किताबें लिखी हैं, कई पीएचडी उस पर कराई हैं। और जब सर से हमने रिक्वेस्ट करी कि हम इस तरह की हम पाठशाला चलाते हैं जहाँ पेरेंट्स आते हैं, तो सर ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बोला कि क्यों ना सर आप अपना कीमती समय दें, और यहाँ पर कई पेरेंट हैं जो आपका जो ज्ञान है वो केवल जो निचोड़ है कम से कम समय में इन पेरेंट्स को मिलेगा, हमको मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये ज्ञान जो है आगे पीढ़ी तक जाएगा। और इसीलिए हम आज जो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये स्वर विज्ञान। तो जनरली बात आती है स्वर की, जब बात आती है तो हमें लगता है ये सारे गामा पादा नीसा वाले स्वर हैं। तो वह ये स्वर नहीं है। स्वर क्या हैं, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, और जीवन में इनको समझना क्यों जरूरी है, कहाँ है ये स्वर, कैसे लाइफ को मैनिफेस्टेशन जो हम अभी प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें कैसे काम करता है, और कैसे आपको बैलेंस करता है, आपको अलाइन करता है उस यूनिवर्सल कॉन्शियस से, अटैच करता है उससे, अलाइन करता है आपकी सेहत, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सबको ये स्वर योग कहीं ना कहीं इसका विज्ञान इससे अटैच है। तो अभी हमारे पास में कई लोग पेरेंट जुड़ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि अपने जो पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी परवरिश की पाठशाला से जुड़े हुए हैं, परवरिश की पाठशाला जैसे कि आप जानते ही हैं प्लेटफॉर्म है जो पेरेंटिंग रिलेशनशिप और अब हम मैनिफेस्टेशन जैसे विषयों पे हम कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कई और पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग जगह से जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया अपना नाम और अपना शहर का नाम अगर आप टाइप कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है। आप सभी का स्वागत है। कृपया कृपया करके अपना नाम और शहर बताएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। वर्षा जी दिल्ली से हैं, बिल्कुल ठीक है जी, वर्षा जी आपका स्वागत है। ठीक है। डॉक्टर सतवान बरेली यूपी से, बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। जितेंद्र दिवाकर जी बरेली से है, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र राणा जी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बिल्कुल सही जितेंद्र जी, जरूर आपसे परिचय हुआ होगा। प्रियंका शक्या बरेली से है, प्रणाम सर, यूजर बोल रहे हैं जी, धन्यवाद जी, आपका नाम शो नहीं हो रहा था। जागृति जी इंदौर से हैं, शिवानी कोटा राजस्थान से हैं, नीरू कांगड़ा एचपी हिमाचल प्रदेश से हैं, और बिंदा प्रधान ओडिशा अंगल से हैं, सीमा झारखंड से हैं। बहुत सुंदर बात जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर सत्यानंद असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। डॉक्टर सत्यानंद जी जरूर आपसे कभी मिलेंगे, हिमाचल आएंगे तो। बहुत सुंदर जगह है शिमला। अच्छा, धर्मशाला से हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही सुंदर जगह है। आदर्श निवास हिमाचल प्रदेश, मोनिका हिमाचल प्रदेश हैं जी। रितु जी, अना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। किसको कहा जी, मेरा तो कैमरा ऑन है जी। एक मिनट। सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन अच्छा जी रखिए जी जी। क्योंकि ये
ये वन साइडेड नहीं होने वाला है सेशन। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छा सा डिलीवर करेंगे लेक्चर, और उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो प्लीज अपने फेसेस दिखाइए, कैमरास ऑन कीजिए, बेफिक्र होके बैठिए और भूल जाइए सब कुछ। इतना जो उनका आज का मतलब अनुभव है अपनी जिंदगी का स्वर योग के द्वारा, वो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक तरीके से कहो कि बांटने वाले हैं। तो झोलियां भर के लीजिए ज्ञान, और अपने कैमरास हमेशा ऑन रखिए। कोई भी डाउट आएगा क्लास में, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे रितु जी, आप और एक काम सब उनका कीजिए। जवाब हाँ, देंगे। आप मेरा तब तक मेरा मोबाइल लेके जाइए यहाँ से। आज हम देखते हैं, ये आपके मोबाइल से जो है ना वॉइस डिस्कनेक्ट होती है, गुड़िया को भेज दीजिए। मैं बताना चाहूंगा भी, रितु जी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, ये हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती हैं, मेरी श्रीमती हैं, गृह मंत्रालय की मुख्यमंत्री हैं। राइट, ये लो जी, इसको लेके जाओ, कैमरा ऑन कर लेना। जी, कैमरा। तो मुंबई से हैं जी, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं गीता जी, नमस्ते सर। बरेली से शांतनु हैं जी, सुमन पटेल बरेली से हैं। बहुत अच्छी बात है जी, आप सभी का स्वागत है। और अब मैं अपने बीच में मैं इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सर डॉक्टर राकेश गिरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस समय मौजूद हैं सिस्टम के सामने तो प्लीज़ अपना कैमरा और अपनी वॉइस आप ऑन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। जी जी। सर, आपके बच्चे हैं सर। सर, आपके बच्चे हैं बिल्कुल जी। हम तो, हमारा तो भाग्य है जी, आपके सब सुनने को हमें मिलेगा आपके द्वारा। सर प्रणाम। प्रणाम। जी। अ, आप सबका मैं गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी इस वेबिनार में मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपना टाइम निकाल करके, बहुमूल्य टाइम दे करके मेरे को वो सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं निराश नहीं करूंगा, आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलेगा। और इस आज के लेक्चर को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम कम मिला है। जिससे कि हमने डिसाइड किया था कि 8 से लेके पौने 9 तक मैं अपना लेक्चर रखूंगा, और उसके बाद 15 मिनट के लिए आपके क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन। मैं डील करूंगा। और उस कड़ी में मैं अपने इस वेबिनार के लेक्चर को स्टार्ट करने की आपसे परमिशन चाहता हूं मैं जी सर। अब। ओके, देखिए, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, जो चुना है, वो आपके लिए है कि स्वर योग कई की दैनिक जीवन में क्या उपादेय देता है। एक आम नागरिक को, एक सामान्य जो नागरिक है, उसके जीवन में स्वर योग की क्या उपादेयता हो सकती है। उस उद्देश्य से मैंने कई थीसिस भी कराए हैं और कई किताबें भी लिखी हैं। और उस संदर्भ में ही मैं आपसे यहाँ पर इस वक्त व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। देखिए, ईश्वर ने हमारे मानव शरीर में दो आंखें दी हैं। उनका उद्देश्य है 3 डायमेंशनल पिक्चर हम देख सकें, उसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो उस तरह से 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं। एक आंख से हम क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारे दो कान हैं, नेचर ने दिए हैं, इसलिए कि सोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ साउंड जो कहाँ से आ रही है, बाएं से आ रही है, दाएं से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, उसको क्लैरिटी से कहाँ से आ रही है उसको सुनने के लिए हमारे को भगवान ने, नेचर ने दो कान दिए हैं। लेकिन हमारे शरीर में भगवान ने दो नाक निधि, एक नाक के दो छेद किए हैं। एक छेद से भी काम चल सकता था, लेकिन दो छेद क्यों दिए हैं, इसका अभी तक हमारी साइंस में
गूढ़ता रूप से डीप रिसर्च के तौर पर कोई आंसर नहीं मिलता, लेकिन हमारे योग में, स्वर विज्ञान के योग में, जो हमारी तांत्रिक साइंस भी कही जाती है, हठ योग की एक ब्रांच भी कही जाती है, उस वो इसका आंसर देती है कि हमारे शरीर में नाक के 2 छेद क्यों हैं, 2 नासारंध्र क्यों हैं। तो उन 202 नासारंध्र का जवाब देने के लिए आज मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत हूं। पहले तो ये जान लीजिए, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, या ब्रह्मांडीय स्वर के नाम से जानते हैं, या ऑलमाइटी गॉड के नाम से जानते हैं। उस कॉस्मिक स्वर को हमारे शास्त्रों में शिव रूपी लॉर्ड शिवा के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। जो वो शक्ति है, कॉस्मिक जो स्वरा है, वह अजन्मा है, अजर है, अमर है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, ओंकारेश्वर है, त्रिकालज्ञ है, अंतर्यामी है, सृष्टि के रचयिता हैं, संचालक हैं, संहारक हैं। तो मतलब ये है कि जो ऑलमाइटी गॉड है उसी को स्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांडीय स्वर को तो उससे डेजिग्नेट किया जाता है। उस शक्ति को तो आप जब भी जानते हैं कि सभी किसी ना किसी रूप में, हम सभी जो मानव देह है सबकी, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके शरीर में सांस चलती है, सबके शरीर में नाक है, दो कान है, ये सबका एक कॉमन चीज है। लेकिन उस ऑलमाइटी गॉड को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, सब धर्म में अपने अपने तरीके से उसको पूजते हैं, लेकिन मानते सभी हैं कि हम सभी उस परम पिता परमेश्वर के बालक हैं, अंश हैं। तो कहा जाता है कि ओम से काया भई सोहम सो मन होए, नी अक्षर सुश्वासा भई चरणदास भल जोए। जो इसके हमारा एक ग्रंथ मिलता है स्वर विज्ञान के ऊपर, चरणदास जी ने लिखा है, स्वामी चरणदास जी ने ज्ञान सूर्योदय के तौर पर उन्होंने कहा है कि ओम से काया भई, जो शिव शक्ति रूपी शक्तियां जब आपस में मिलती हैं तो पहली जो ध्वनि का प्रकंपन होता है वो है ओम। उसी को उसी से उसका डेजिग्नेशन भी ओम है। हमारे पतंजलि सूत्र में भी कहा गया है तस्य वाचक है, वाचक प्रणव। तो उसका जो डेजिग्नेशन है परम पिता परमेश्वर का ओम है। तो वो कहते हैं ओम सो काया भई, हमारी शरीर की उत्पत्ति उस भगवान ऑलमाइटी गॉड से हुई है। और सो हम रूपी जो श्वास है, सो हम सो मन होए, जो श्वास हमारी सो हम के रूप में चल रही है, उससे मन हमारा प्रभावित होता है, तो उसकी उत्पत्ति उससे मानी गई है। और नी अक्षर सुश्वासा भई, जो नी अक्षर है, जो जो नष्ट नहीं है, नाशवान नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर है, उसी से हमारी श्वास की उत्पत्ति हुई है, ऐसा चरणदास जी ने दोहे में कहा है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर जब मैंने बता दिया आपको कि एक ब्रह्मांडीय स्वर भी होता है जिसको कॉस्मिक स्वर कहते हैं, और वो उसको डेजिग्नेट किया गया है कई दोहों में, कई श्लोकों में, कि भगवान जो शिव हैं, लॉर्ड शिवा हैं, वो ऑलमाइटी गॉड के तौर पर ब्रह्मांडीय स्वर को डेजिग्नेट करते हैं। तो मानव देह स्थित में भी हमारे स्वर पाए जाते हैं। पहले स्वरों को समझने के लिए स्वर का क्या अर्थ है, तो वो उसको मानव देह स्थित में जो स्वर है उसको जानने से पहले पहले ये जानिए कि हमारे शरीर में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियों का मतलब है एनर्जी के चैनल्स। हमारी बॉडी में जो हमारी आत्मा है उससे जो प्राण शक्ति की लिंक है, उसका हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति बहती है, वो 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। उसमें से भी 10 मुख्य नाड़ी बताई गई हैं। 10 में से भी 3 मुख्य एनर्जी चैनल्स हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के बाईं, दाईं और मध्य में स्थित है। जो एनर्जी का चैनल बाईं तरफ है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और जो दाईं तरफ स्थित है उसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, और जो मध्य में स्थित है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी के तौर पर जानते हैं। तो 3 नाड़ियां मुख्य हैं। बाएं
बाईं तरफ जो है उसको ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ जो है पिंगला नाड़ी, और जो मध्य में स्थित है उसको सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें जब प्राणिक एनर्जी हमारे शरीर की इलेक्ट्रिक करंट के रूप में बहती है, तो हमारी नॉस्ट्रिल जो ब्रीदिंग है वो प्रभावित होती है। जब हमारी ईड़ा नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है तो हमारी बाईं नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया चलती है, बहती है। और जब हमारा जो पिंगला नाड़ी में प्राण का प्रवाह हो उसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी में फंक्शनिंग स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है। और जब दोनों नासारंध्र से इक्वल श्वास बहता हो, पंच तत्वीय पांचों तत्व जो हैं दोनों नासिकाओं से नासारंध्र से बहते हों, तब हम कहते हैं हमारा प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी में से प्रभावित हो रहा है। तो हमारी 3 स्थितियां हो गई। उससे पहले ये नाड़ियों को समझाने से बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वर का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर। जो हमारे नासारंध्र से नासारंध्र में आवागमन से जो सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है, एक सटल वाइब्रेशन करंट महसूस करते हो बड़ा शांत भाव से। अगर आप आंखें बंद करके बिना किसी शोर के आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सांस जब बह रही होगी उसमें सूक्ष्म ध्वनि प्रकंपन की आपको आवाज सुनाई देगी। उस सूक्ष्म ध्वनि प्रकंपन को ही सटल वाइब्रेशन माइक्रो साउंड को ही हम स्वर कहते हैं। जब ये माइक्रो साउंड सिर्फ बाईं नासिका से होता है तो हम इसको ईड़ा स्वर कहते हैं, और जब दाईं नासिका से बहता है तो इसको हम पिंगला स्वर कहते हैं, और जब दोनों नासिका से इक्वली बहता है तो इसको हम सुषुम्ना स्वर के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में 3 मुख्य स्वर हैं। पहला है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर मतलब पिंगला स्वर। सूर्य स्वर को हम पिंगला स्वर भी बोलते हैं, उषण स्वर भी बोलते हैं। उषण स्वर इसलिए बोलते हैं कि इसके चलते हुए शरीर में गर्मी पैदा होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन का कार्य संभव हो पाता है, तो इसको हम उषण स्वर भी बोलते हैं। और सूर्य जैसे अपनी गर्मी से सारे संसार को संचालित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन जो है वो हमारे सूर्य स्वर में संभावित होता है। और ऐसे ही आपके जो चंद्र स्वर है, जो ईड़ा नाड़ी है, उसके चलते हुए हमारे शरीर में शीतलता प्रदान होती है, इसलिए शीतल स्वर उसको कहते हैं। उसमें हमारे वाम भाग में है इसलिए उसको वाम स्वर के नाम से भी जानते हैं, और उसको हम ईड़ा स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो विभिन्न नाम है, लेकिन इसके साथ साथ सुषुम्ना स्वर जो बहता है, दोनों नॉस्ट्रल से जो श्वास बहता है, उसको हम कहते हैं उसके 3 प्रकार हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सुषुम्ना स्वर हमारे 3 प्रकार का होता है। एक होता है संधिकालीन सुषुम्ना स्वर। संधिकालीन सुषुम्ना स्वर उसे कहते हैं जब बाईं नासिका का जो श्वास बह रहा हो उसका कार्य पूरा हो गया हो, तो उसके बाद उसका श्वास बंद हो रहा होता है और दूसरी नासारंध्र से सांस चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती है। तो थोड़े समय के लिए 4 मिनट के लिए आपका दोनों नासारंध्र के लिए समय नासारंध्र से श्वसन क्रिया संभावित होती है, तो वो संधि काल होता है। जैसे आपका दिन रात होता है, दिन निकल रहा होता है तो रात खत्म हो रही होती है, संधिकालीन कहते हैं। इसी प्रकार संधिकालीन शाम को भी संधि होती है, शाम के बाद आपका दिन खत्म हो रहा होता है और रात हो रही होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी संधिकालीन स्थिति होती है स्वरों को संचार शुरू करने में और बंद करने में। तो उस समय के दोनों नासारंध्र के श्वसन क्रिया को हम संधिकालीन स्वर कहते हैं, सुषुम्ना स्वर कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है एक आध्यात्मिक
सुषुम्ना स्वर। आध्यात्मिक सुषुम्ना स्वर का क्या क्या अर्थ है कि हम विभिन्न प्रकार की योग की क्रियाएं करते हैं, यम नियम अपनाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, षटकर्म करते हैं, मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, अपने प्राणायाम के अभ्यास से दोनों नॉस्ट्रिल की जो श्वसन क्रिया है उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विभिन्न योग के संसाधनों की सहायता से जब हम अपने प्राण को ईड़ा पिंगला से हटा करके जो बह रहा है उसको बराबर इक्वलाइज करके जब दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास चल संभावित हो पाता है, तो ऐसे ही आध्यात्मिक सीढ़ी के द्वारा जब सुषुम्ना स्वर चलता है उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक सुषुम्ना स्वर प्रक्रिया, जो कि आगे मेडिटेशन के तौर पर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए और अग्रसर बढ़ते हुए सभी चक्रों का भेदन करते हुए जब हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे साधन क्रिया को हम स्वर योग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है सुषुम्ना स्वर में एक आध्यात्मिक सुषुम्ना स्वर भी होता है, एक होता है सांसारिक, तीसरा स्वर है सांसारिक सुषुम्ना स्वर। सांसारिक सुषुम्ना का स्वर कब होता है? जब कोई आदमी या तो बहुत क्रूर कार्य करने जा रहा हो। क्रूर कार्य करने कहने का मतलब है या तो कोई किसी का मर्डर करने जा रहा हो या बहुत ज्यादा किसी की चोरी चकारी करने जा रहा हो। तो उस वक्त हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सारी एक्टिव कंडीशन में आ जाती हैं अपने बचाव के लिए। तो उस वक्त आपका सुषुम्ना स्वर बायां भी और दायां भी दोनों चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सांसारिक स्थिति जो उत्पन्न होती है उसको भी सांसारिक सुषुम्ना स्वर थोड़ी देर के लिए कहा जाता है, उत्पन्न होता है। लेकिन एक दूसरी अवस्था में भी सांसारिक स्वर चलता है, जब खुशी से कोई पागल हो जाए, जैसे किसी की लॉटरी निकल आए या खुशी बहुत ज्यादा बहुत बड़ी खुशी किसी को प्राप्त हो जाए, जिसमें जो अपने शरीर की सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वो एक्टिव कर ले, तो उस वक्त भी हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चल जाता है, उसको भी सांसारिक सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि सुषुम्ना स्वर को काल स्वर भी कहते हैं और अग्नि स्वर भी कहते हैं। काल स्वर ये है, ये समय को भी ये नष्ट करती है, और अग्नि के समान सारे हमारे वर्ल्डली जो अफेयर्स हैं, कोई भी काम हम अंडरटेक करें जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, कोई भी इस काम अंडरटेक करेंगे सुषुम्ना स्वर में, तो वो सब फेलियर की तरफ जाते हैं। हम हमेशा फेल हो जाते हैं अपने सांसारिक डिजायर्स को पूरी करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स युक्त होते हैं, निराशा होते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं जब बार बार हम सुषुम्ना स्वर में कोई भी कार्य अंडरटेक करते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कि सूर्य स्वर जो दाई नासारंध्र से चलता है, और चंद्र स्वर जो आपके बाई नासारंध्र से चलता है, और सुषुम्ना स्वर जो दोनों स्वरों से, दोनों नासिकारंध्र से चलता है। उसके भी मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए कि संधिकालीन है, आध्यात्मिक है और सांसारिक की बात कही गई है। लेकिन जो सुषुम्ना स्वर है, आमतौर पर हम कोशिश यही करते हैं आध्यात्मिक तौर पर अग्रसर होने के लिए। एवं ये भी कहा जाता है, या प्रैक्टिकली मैंने भी महसूस किया है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, संकीर्तन होता है, चाहे हम हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे कोई किसी भजन कीर्तन में बैठे हों, तो अगर उसमें हम लीन हो जाएं, बिल्कुल ही तन्मयता के साथ उसको सुने, तब भी हमारी सुषुम्ना स्वर चल जाता है। सुषुम्ना स्वर चलायमान कब होता है? जब आप पेट के बल शयन की क्रिया करते हैं, तब भी सुषुम्ना स्वर चलता है। वो क्यों चलता है? जब पेट के बल चलते हैं तो आपकी यहाँ छाती में सबसे नीचे वाली जो पसलियां हैं, जब उनको हम दबाते हैं, जब किसी की बाई चांस हार्ट अटैक से डेथ हो जाए, तो बाई चांस हम इस छाती के रीजन को दबा करके उसकी सांस चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ डायफ्राम
इससे थोड़ा सा ऊपर जो नीचे की 3-4 पसलियां हैं, जब वो प्रेस होती हैं पेट के बल लेटने से, तो वो वहां के बैरोसेप्टर जो सेल्स हैं, वो वहां से अपने प्रेशर चेंजेस को रिसीव करते हुए आपके दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चलाने में मदद करते हैं, जिससे कि सुषुम्ना नाड़ी चलायमान होने में आपको मदद मिलती है। तो इसका कोई एक दो आसन भी हैं जिससे कि हम इस रीजन की बाई इसको छाती के नीचे प्रेशर दें तो दाई नासिका चलती है, और दाई तरफ प्रेशर दें तो बाई नासिका से सांस चलने में मदद मिलती है। अब आपको ये भी बता दें कुछ कि ये जो नाड़ियां हैं, और सुषुम्ना स्वर में हमेशा ये कहा जाता है कि आप पूजा पाठ करें, ध्यान की प्रक्रिया करें, ईश्वर आराधना करें, योग साधना करें, भजन कीर्तन इत्यादि करें, इन सब के लिए ये सुषुम्ना स्वर आपको उपयोगी होता है। अब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की खासियत, इनकी क्या गुण है, इनकी खासियत क्या है, वो चीज आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। सूर्य स्वर चलते हुए हमारे शरीर में डायनेमिक एनर्जी अवेलेबल होती है, और चंद्र स्वर चलते हुए हमें मेंटल एनर्जी, मेंटल वर्क के लिए मनस शक्ति के रूप में अवेलेबल होती है। हमारे सूर्य स्वर चलते हुए हमारी फिजिकल फैकल्टी, शरीर की जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो एक्टिव कंडीशन में होती हैं, और मेंटल मनस शक्ति के तौर पर चंद्र स्वर में मेंटल व्हीकल, मन और ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि इत्यादि ये एक्टिव कंडीशन में होती हैं। हमारी सूर्य स्वर चलते हुए हमारी जो चेतना है वो बहिर्मुखी हो जाती है, बाहर की तरफ एक्सट्रोवर्ट हो जाती है, और चंद्र स्वर चलते हुए हमारे शरीर में जो है मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है। फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो कुछ रिसर्च हुई है, फिजियोलॉजिकली ये देखा गया है कि जब सूर्य स्वर चलता है तो ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब चंद्र स्वर चलता है तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी प्रिडोमिनेट करती है। जब सूर्य स्वर चलता है तो हमारे शरीर में टूट फूट होकर कैटाबोलिज्म की एक्टिविटी ज्यादा होती है, और चंद्र स्वर चलते हुए हमारे शरीर में एनाबॉलिक, शरीर में प्रोटीन का बनना, ग्लाइकोजन का बनना, या हमारे शरीर में फैट का बनना, जो एनाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो प्रिडोमिनेट करती हैं। आमतौर पर देखा गया है फिर कि सूर्य स्वर चलते हुए शुगर लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता है, और लेफ्ट चलते हुए डिक्रीजिंग टेंडेंसी में होता है। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ये सब राइट चलते हुए, सूर्य स्वर चलते हुए बढ़ते हैं, और चंद्र स्वर चलते हुए ये स्लो डाउन होते हैं। बॉडी टेम्परेचर आपका शरीर में सूर्य स्वर चलते हुए बढ़ता है, क्योंकि अग्नि का एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और उधर वो जमा होती है एनर्जी, तो वहां पर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने की टेंडेंसी में होता है। ये सब बातें जो मैंने गुण बताए हैं, ये सब, और जो आपका जब आपका सूर्य स्वर चलता है तो आपका जो ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा है, हेमिस्फीयर है, वो वर्किंग कंडीशन में प्रिडोमिनेट करता है, और जब आपका लेफ्ट चलती है तो राइट, और राइट चलती है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये गोलार्ध जो है आपके ब्रेन के, वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं। तो ये सब चीजें कुछ तो रिसर्च बेस्ड है, कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने इनको प्रैक्टिकली जब देखा है अपने ध्यान मगन होकर के कि शरीर में क्या क्रियाकलाप हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, तो उन चीजों के आधार पर ये गुण धर्म आपको मिलते हैं। अब आ जाइए, एक नया कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्वर विज्ञान में स्वास्थ्य और डिजीज की क्या परिभाषा है। हम नए तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर WHO तो ये कहता है कि हेल्थ की डेफिनेशन बताई है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग को हम जो हो उसको हम हेल्दी पर्सन का बोलते हैं। अब ऐसे ही हमारे सुश्रुत जी संहिता में वर्णन है, सम दोष है, सम धातु, सम अग्निश्य मलाक्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मने स्वस्थ इति अभिधीयते। कहने का मतलब ये है
कि हमारे शरीर में दोष धातु और अग्नियां समभाव में हो, मल उत्पादन निष्कासन की क्रिया समभाव में हो, और हमारी आत्मा जो है मन इंद्रियों सहित सुख के भाव में, प्रसन्न चित्त के भाव में हो, उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो मतलब सभी अवयव अपनी अपनी जगह रह करके अपना अपना कार्य करें, स्व स्थान में हो, तो उसी को हम स्वास्थ्य की संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब नई आपको नॉलेज दे रहा हूं कि ब्रह्मांडीय जो स्वर है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे शरीर की ऊर्जा का तारतम्य कैसे बिठाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको इस हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन से देने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चेंजेस आते हैं, हमारा मन भी और शरीर भी, सभी ब्रह्मांडीय में जो ग्रह हैं, चंद्रमा है, ये सब हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, मन को प्रभावित करते हैं। जो चंद्रमा की कलाएं हैं, कलाएं का मतलब है कभी चंद्रमा घटता है कभी बढ़ता है, तो उसको हम उस घटने बढ़ने को हम आम भाषा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों के तौर पर, दो पक्ष के तौर पर जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है 15 दिन के लिए, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे एक तरफ बढ़ता है एक तरफ घटता है। तो इन तिथियों के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारा शरीर प्रभावित होता है, हमारे नॉस्ट्रिल जो ब्रीदिंग है वो प्रभावित होती है। उसका एक नियम है, एक मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसने सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में एक सर्काडियम रिदम होती है। सर्काडियम मतलब क्या, 24 आवर्स में से किस समय लीवर को सप्लाई ज्यादा होगी प्राणिक एनर्जी की, किस समय बड़ी आंत को होगी, किस समय आपके किडनी को होगी, किस समय आपके प्राइवेट पार्ट्स को होगी, किस समय आपके लंग्स को होगी। तो इसका इसको हम कहते हैं सर्काडियम रिदम है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रिदम है उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है। तो उसका एक रूल है, वो नियम आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास पेंसिल कागज है तो आप नोट कर लीजिए फार्मूला कि हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियों के अनुसार हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। उसका एक नियम है, वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने कागज पेंसिल नोट कर लें तो आपको फार्मूला याद रहेगा कि किस तरह से ये चलना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ने लगता है। शुक्ल पक्ष का मतलब ये है कि पहले प्रतिपदा आएगी, दूसरी तिथि आएगी, तीसरी तिथि आएगी, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो फार्मूला ये है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की बहुतायत होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है। तो फार्मूला ये है कि सूर्य उदय के समय पहले 3 दिन 1 घंटे के लिए आपका चंद्रस्वर चलेगा। जिस पक्ष में चंद्रमा की बहुतायत होगी उसकी पहली 3 तिथियों को सूर्य उदय के समय चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और उसके 1-1 घंटे बाद आइडियली तौर पर तो 1-1 घंटे के लिए बदल बदल के ये चलनी चाहिए। लेकिन 1 घंटे ना चले, आम सामान्य जन के केस में 2 घंटे में, 2 से 3 घंटे में बदल जाती है। ठीक है, तो अब फार्मूला ये हुआ कि शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियों को सूर्य उदय के समय चंद्र नाड़ी चलेगी, फिर उससे अगले 3 दिनों को सूर्य नाड़ी चलेगी प्रातः सूर्योदय के समय, फिर उससे अगले 3 दिन जो 3 तिथियां हैं 7, 8, 9 को आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी, फिर अगली 3 तिथियों को सूर्य नाड़ी चलेगी, और लास्ट 3 तिथियों को चंद्र नाड़ी चलेगी। तो फार्मूला ये है कि प्रातः काल सूर्य उदय के समय कौन सी नाड़ी आइडियली स्टैंडर्ड तौर पर बताई गई है ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वो मैंने आपको बताई है कि शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियों को सूर्य उदय के समय चंद्रमा की बहुतायत होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखने के लिए तो आपकी चंद्र स्वर चलेगा। और ऐसा ही उल्टा आ जाइए, कृष्ण पक्ष में पहली 3 तिथियों को सूर्य उदय के समय
सूरज की बहुतायत होनी शुरू हो जाती है, चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त पहली 3 तिथियों को याद रखने के लिए सूर्य स्वर चलेगा, क्योंकि उसमें सूर्य की बहुतायत शुरू होगी, चंद्रमा का प्रभाव घटना शुरू हो गया। तो इस तरह से आइडियली तौर पर कहा गया है कि हमारे जिस मनुष्य के शरीर में आइडियल रिदम के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय के समय आपकी नाड़ियां संचालित होती हैं, तो समझ लीजिए आप हेल्दी हैं, और जितना आप उससे डेविएटेड हैं उतने आप अनहेल्दी हैं। तो आप अपने परसेंटेज ऑफ हेल्थ निकाल सकते हो कि 30 तिथियों को आप प्रातःकाल अपनी सूर्य नाड़ियों को चेक कीजिए कि सूर्य उदय के समय कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सी आपके उसके मुताबिक पैरेलल किस दिन चली, किस दिन उसके विपरीत चली। तो 30 में से जितने, मान लो 30 में से कोई 18 दिन किसी की स्टैंडर्ड रिदम के मुताबिक चली, तो वो 60% हेल्दी है, 40% वो अनहेल्दी की तरफ अग्रसर है। तो उस तरह से आप अपनी परसेंटेज तौर पर परसेंटेज ऑफ हेल्थ डिजीज का कंसेप्ट निकाल सकते हो कि आप कितने हेल्दी हो। जितना आप आइडियल रिदम के मुताबिक आपकी नाड़ियां संचालित होंगी उतना ही आप हेल्दी होंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना डेविएटेड होगा उतना आपकी डेथ की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। उसका मैं आपको प्रमाण दूंगा कि 3 दिन और 3 रात लगातार अगर सूर्य स्वर चले तो उसकी 1 साल की उम्र रह गई होती है। अगर अगर किसी पर्सन की लगातार 3 दिन और 3 रात लगातार सूर्य स्वर चले तो उसकी 1 साल के बाद मृत्यु संभव है। उसमें ऐसी प्रक्रिया टाइप उन्होंने कारण बताया कि लगातार एक स्वर का चलना बॉडी में एक तरह की तरफ या तो शीतलता की तरफ जाएगा या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई की तरफ, या आपकी फिजियोलॉजी इतनी बिगड़ती चली जाएगी हाई एनर्जी की तरफ सूर्य स्वर चलने से कि वो आपको डेथ की तरफ अग्रसर करेगी। तो या ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी कहीं ना कहीं संचालित होकर के आपके शरीर को डिकेइंग की तरफ ले जाएगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो उस तरह से मैंने आपको बात करी। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज मैंने स्वर विज्ञान के अनुसार आपको बताने की बात कही है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की पुनी 3 तिथि, प्रथम रवि की जान, 3 शशि पुनि 3 रवि, इन अनुक्रम पहचान। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, जो दोहे में लिखा है वो आपको मैंने बता दिया कि कृष्ण पक्ष की पुनि 3 तिथि को प्रथम रवि की जान, पहले 3 दिन रवि सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, वो मैंने फार्मूला आपको बता दिया। साथ में ये भी कहा गया है चंद्र तिथि चंद्र स्वर, सूर तिथि बहे सूर, काया में पुष्टि करे सुख आवे भरपूर। ऐसा कहा गया है कि चंद्र तिथि को अगर चंद्र स्वर बहता है और सूर तिथि को सूर बहता है तो काया में पुष्टि आती है, बॉडी नरिशिंग कंडीशन में जाती है और उसको सुख आवत भरपूर, मतलब है हेल्दी लिविंग की तरफ उसकी बॉडी अग्रसर रहती है। इसके बारे में उल्टा भी कहा गया है, चंद्र तिथि में आए जो भानु करत प्रकाश, अगर चंद्र की तिथि को चंद्र की जगह आपका सूर्य स्वर चलता है तो मान लीजिए तो कलेश पीड़ा हुए किंचित वित्त विनाश। कहते उस दिन आपको कलेश का सामना करना पड़ेगा, पीड़ा दुख से भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ वित्त इत्यादि का पैसे धेले का नुकसान भी हो सकता है, ऐसा शास्त्र की संज्ञा दी गई है। सूरज दिन चंदा बहे, चंदा दिन रवि होए, कि सूरज दिन चंदा बहे, जिस दिन सूर्य स्वर चलना चाहिए उस दिन चंदा बहता है और चंदा दिन रवि होता है। तादिन विघ्न लागे कछु, उस दिन आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, ताही ताप दुख होए, और साथ में आपको विभिन्न प्रकार के जो ताप हैं
दैविक ताप हैं, मानसिक ताप हैं, दैहिक ताप हैं, तो उनके साथ सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर स्वर विपरीत तौर पर चलते हैं, सूरज की जगह चंद्र स्वर चलता है, चंद्र स्वर की जगह सूरज चलता है, तो ये इम्बैलेंस है हमारी एनर्जी का, ये हमारे शरीर में ऑब्स्टेकल्स, हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्स्टेकल से सामना कराता है, सक्सेस नहीं दिलवाता और निराशा से सामना करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बताए कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है स्पर्श विज्ञान में, और क्या ही इसका कंसेप्ट है। अब बात आती है कुछ अगले कंसेप्ट की, कि हमें स्वरशास्त्र में ये कहा गया है कि हमें विभिन्न दैनिक जो कार्य हैं वो स्वरों के अनुसार करने चाहिए। स्वरानुकूल अगर हम कार्य करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त होंगे, अगर स्वर के अनुसार काम नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के हमें विघ्नों से सामना करना पड़ेगा, वित्त विनाश का सामना करना पड़ेगा, और हमें डिजीज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप कहेंगे कि बेसिक एक दकियानुसी के तौर पर आप कहेंगे कि ये स्वरानुकूल ही हम कार्य क्यों करें डे टू डे लाइफ में, तो उसका मैं आपको वैज्ञानिक आधार बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उस वैज्ञानिक आधार को समझने की कोशिश कीजिए, अगर ना समझाएं तो मेरे को अगर आप कहेंगे दोबारा समझा दीजिए तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। स्वरानुकूल हमें दैनिक कर्म क्यों करने चाहिए जिससे कि हम दैनिक जीवन में सफल हो सकें, उस बात को समझिए। देखिए, एक आपने इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह की एनर्जी है। जब वो पक्खे में चली जाती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही बिजली अगर ट्यूब या बल्ब में चली जाए तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप जब मैकेनिकल एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो तो उससे आप मैकेनिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का काम नहीं ले सकते, और जब लाइट एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो तो मैकेनिकल एनर्जी का काम नहीं ले सकते। तो जैसी एनर्जी की फॉर्म की उपलब्धता है, इलेक्ट्रिक करंट की जिस फॉर्म की उपलब्धता है वैसा कार्य करोगे। किसी भी डायनेमो से उसको गुजार दीजिए इलेक्ट्रिक करंट को, आपको मैकेनिकल एनर्जी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसी एनर्जी की फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म की उपलब्धता है वैसा कार्य करोगे तो आप आसानी से कर सकोगे, अगर उससे दूसरा करोगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जो हमारी आत्मा से संचालित प्राणिक एनर्जी है, जो करंट है, जो जिसकी वजह से हमारे शरीर में चेतना का भाव रहता है, वो उसके दो फॉर्म हैं। एक है गत्यात्मक ऊर्जा और एक है मनस शक्ति के रूप में ऊर्जा। जब प्राणिक एनर्जी हमारी बॉडी की फिजिकल फैकल्टी में 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपके 2 हाथ हैं, 2 आपके पैर हैं, टांगे हैं, 2 जिससे आप बोलते हो वोकल कॉर्ड्स है, तीसरी आपकी आपकी जो कर्मेंद्री है वो है, बाकी गुदा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। तो ये 5 जो कर्मेंद्रियां हैं इनकी तरफ प्राणिक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सूर्य स्वर में होता है। तो गत्यात्मक ऊर्जा जो भी हमें डायनेमिक एनर्जी के कार्य हैं इनसे जो संभव हो पाते हैं वो सब गत्यात्मक ऊर्जा की उपलब्धता में ये कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। हमने दौड़ लगानी हो टांगों से तो दौड़ लगा सकते हो, बाजुओं से अच्छी तरह से काम करना हो उस वक्त राइट, अगर किसी ने गन्ने की मशीन को चलाना हो क्रश करने के लिए तो आपको बाजू से काम करना है, तो आपको राइट सूर्य स्वर संचालित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जितने भी कर्मेंद्रियों से रिलेटेड कार्य हैं ये सब कार्य आपके सूर्य स्वर में संचालित होते हैं। गत्यात्मक ऊर्जा आसानी से उपलब्ध होती है, फिजिकल फैकल्टी कार्य कर रही होती है। अगर दूसरी तरफ आपके मेंटल फैकल्टी है
जो मन है, इंद्रियां हैं, मांस ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं जो कौन कौन है ज्ञानेंद्रियां? आपकी आंखें हैं जिनसे आप देखते हो, कानों से सुनते हो, नाक से सुनते हो, चर्म से आप स्पर्श लेते हो। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों की तरफ प्राण का जो संचार है वो लेफ्ट चलते हुए चंद्र स्वर में ये संभावित होता है। तो हम कोई भी कार्य करना चाहें, जब आपके पास गत्यात्मक ऊर्जा नहीं है लेफ्ट चलते हुए, तो आप फिजिकल वर्क के संबंधित कार्य नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फेलियर होगा। जब आपके पास मनस शक्ति अवेलेबल है, तो अगर आप मन से संबंधित जैसे लर्निंग है, मेमोरी है, अपना अध्ययन कार्य है, जो जो आपने आर्ट ड्राइंग का कार्य है, म्यूजिक का प्लेइंग का कार्य है, सिंगिंग का कार्य है, जो क्रिएटिव वर्क है, जिसमें शांत भाव से रहने की जरूरत है, जिसमें मेंटल फोकसिंग करने की जरूरत है, वो सब मन से रिलेटेड, मन शक्ति जिसमें यूज होती है, वो उससे रिलेटेड कार्य करोगे तो ये चंद्र स्वर में आसानी से हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि जबरदस्ती आप उससे कार्य चंद स्वर चलते हुए गत्यात्मक संबंधी कार्य कराओगे, उसमें फेलियर होगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जल्दी फेलियर भी हो जाओगे। अगर गत्यात्मक ऊर्जा करते हुए बच्चे को कहोगे तू पढ़ पढ़ पढ़, सूर्य स्वर चलते हुए, वो नहीं पढ़ेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब तक कि उसकी मेंटल फैकल्टी वर्क नहीं करेगी काम करते हुए पढ़ने के लिए, माहौल ही नहीं होगा, तो उसको वो कहाँ से पढ़ लेगा? तो कहने का मतलब है, जैसी बॉडी में एनर्जी की उपलब्धता हो वैसा कार्य करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। आप जिस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट से, मैकेनिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का काम नहीं ले सकते, और लाइट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का काम नहीं लेते, ऐसे ही शरीर में गत्यात्मक ऊर्जा, मनस शक्ति जैसी जिस वक्त उपलब्ध हो वैसा कार्य करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो मैंने आपको वैज्ञानिक आधार बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है। तो क्यों अनिल जी, अब यहाँ पर बंद करें जी कि थोड़ा सा नहीं नहीं आगे नहीं। चलें? जी सर, इसमें ना हमारे साथ में परवरिश की पाठशाला के कुछ मेंबर्स इसमें हैं, और हम लोग रिलेशनशिप और बच्चे के बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर, चाइल्डहुड पे हम काम करते हैं। और जैसे कि भी आप हमें बता रहे हैं गत्यात्मक ऊर्जा और मनस ऊर्जा, तो मुझे को यहाँ पर एक थॉट आया कि आजकल एडीएचडी की बहुत प्रॉब्लम देखी जा रही है। हर पेरेंट ये शिकायत करता है कि जी मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, और ये बैठता नहीं है, ना कंसंट्रेशन इसकी है, 24 घंटे इसको भागना भागना, टिक के नहीं बैठता है। तो यहाँ एक चीज समझ में आई है कि जो मनस शक्ति है, उस मनस शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है, गत्यात्मक ऊर्जा की अधिकता हो गई। शायद मैं सही हूँ या गलत सर? हाँ, बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है। अगर आर्टिफिशियली तौर पर, जब मैं टेक्निक बताऊंगा अगले लेक्चर में कि किस प्रकार दूसरे स्वर को बैलेंस करने के लिए कौन कौन सा स्वर किसकी जरूरत है, राइट की जरूरत है कि लेफ्ट की जरूरत है, तो जी उसको आर्टिफिशियली उसको चलवाया जा सकता है, जी। बशर्ते कि आप उसको मैनेज करें। तो मैं इसको क्या ऐसे भी मानूं कि मुझे अभी तक याद है कि जब हम छोटे थे तो स्कूल सिस्टम के अंदर क्राफ्ट, खेल कूद, ड्राइंग यानी कला, संगीत, ऐसे विषय हुआ करते थे, और लगभग कंपलसरी हुआ करते थे कम से कम 8 क्लास तक, कि भाई इनको में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम में धीरे 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 हमने मैकेनिकल को हमने ज्यादा वेटेज दी कि जो अगर मैकेनिकल रहेगा तो सक्सेस ज्यादा आएगी। इस तरह की क्रिएटिव जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें शायद बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ सकती है। सिस्टम ने वो चीजें कम कर दी हैं, जिसको मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके जो दुष्प्रभाव है वो मैं आज की पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं, कि मनस शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है या असंतुलन है। नहीं, कई जगह तो आप देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा मनक शक्ति की कमी है, कई जगह गत्यात्मक ऊर्जा की कमी है, कई बच्चों को जरूरत से ज्यादा हम पढ़ाने पर एग्जर्ट करते हैं, तो कई जगह हमें मेंटल फटीग का सामना करना पड़ता है, फिजिकल फटीग का काम का सामना करना पड़ता है। उसके भी नियम है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, किसी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हॉकी का प्लेयर है या
क्रिकेट का प्लेयर है, 5 दिन खेलता है, बॉलिंग करता है, तो जिस सारे दिन बॉलिंग करने की वजह से वो थक जाता है, तो उसकी फिजिकल फटीग को जल्दी दूर करना हो, कल मैच है दोबारा, तो उसको फिजिकल फटीग को जल्दी दूर करना हो, तो फिजिकल फटीग किस वजह से हुई? फिजिकल फैकल्टी ज्यादा काम किया उसकी बॉडी में, राइट ज्यादा चली, उसको बैलेंस करने के लिए रात को अगर बाई करवट लेट जाए, वो दाई करवट लेट जाए और लेफ्ट स्वर को ज्यादा चलाए काउंटर करने के लिए फटीग को, तो सवेरे वो नॉर्मल होगा। जी जी जी। और सेम मेरे ख्याल ठीक से। है, इस जी सेम मेंटल फटीग के लिए है, कोई कंपटीशन का एग्जाम तैयार कर रहा है, आईएएस का तैयार कर रहा है, या आपके जो इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का एग्जाम तैयार कर रहा है, लगातार पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, मेंटल फटीग हो जाती है, रिफ्रेश करके दिमाग में कुछ पढ़ता नहीं है, फटीग हो गई है, तो फटीग को काउंटर करने के लिए आप लेफ्ट ज्यादा चला लीजिए, राइट को ज्यादा आर्टिफिशियली चला लीजिए, 2 घंटे के लिए लेट जाइए, आराम कर लीजिए, राइट चला करके आप रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर आपने मेंटल फटीग से जल्दी छुटकारा पाना है तो राइट को आर्टिफिशियली चला लीजिए। जी 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 जी। जैसे आप भी ये भी समझते हैं कि बाई करवट लेटे हैं तो दाई नासिका से सांस बहता है, दाई करवट लेटे हैं तो बाई चलती है, जो श्वास जो नॉस्ट्रिल ऊपर रहती है उससे सांस चलना शुरू हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल। ऑटोमेटिकली। जी जी जी। एक ऐसे भी है, यहाँ योगी योग दंड लगाते थे कि लगाते थे। आर्म पिट में यहाँ पर लगा के बैठ जाए तो अपोजिट नॉस्ट्रिल चलती है, इधर अगला लगा के करते बैठ जाए इधर चलती है, और दोनों लगा के बैठ जाए तो सुसुना चलती है। तो उस तरह से आर्टिफिशियली चलाने के लिए योग दंड हुआ करते थे। और आमतौर पर किसी का बैलेंस दूर करने के लिए हमारे सिस्टम में ये भी प्रावधान है कि हम बाजू इस साइड की बाजू को प्रेस कर दे तो ये नॉस्ट्रिल चलती है, तो तावीज बांध करके भी नॉस्ट्रिल को बैलेंस किया जाता था। जी जी जी। ये धागा बांधना या तावीज बांधना कुछ नहीं है, नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग को चल करना है। जी 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 जी। ऋतु जी, आपके दोनों ऑन है, वो वाला मोबाइल या तो उसको लीव कर दीजिए, एक को बंद कर खत्म कर दीजिए, एक को बंद कर दीजिए। राइट, हाँ। तो मैं थोड़ा सा इसको सम अप करना चाहूंगा, सम अप करके आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हम स्वर योग को कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, वो अगले लेक्चर में देंगे। लेकिन आपको ये बता दूं इसके क्या क्या उपयोग हैं, तो उन चीजों का आपको बात करने की, मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, बस सिर्फ पॉइंट बताऊंगा कहाँ कहाँ उपयोगी होता है। एक तो आहार हम किस प्रकार का सेवन करें, हम आहार तो खाते हैं लेकिन उसका किस प्रकार हम सेवन करें, स्वर योग के नियम क्या हैं उसके बारे में। जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्य स्वर चलते हुए खाना खाएंगे, खाना पचेगा, अगर चंद्र स्वर चलते हुए कर लिया तो आपको एसिडिटी खट्टी डकारें आएंगी, जब तक कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल ना चले। जी और आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो इलाज है अपच का, इंडाइजेशन का, एसिडिटी का, जब कहते हैं कि द्राक्षासव या क्या कहते हैं पंचारिष्ट इत्यादि हम जब लेते हैं तो वो भी उनके जो कोई भी आप मेडिसिन ले लो, एलोपैथिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, कोई भी मेडिसिन ले लो, जब आप एसिडिटी के लिए, अपच के लिए, डिस्पेप्सिया के लिए मेडिसिन लेते हैं वो भी राइट नॉस्ट्रिल को चला करके ही आपको लाभान्वित करते हैं। जी अगर ब्लड प्रेशर की दवाई आप खाते हो, आपकी उससे चंद्र स्वर चलता है जिससे कि ब्लड प्रेशर नीचे आता है, अगर आर्टिफिशियली आप चंद्र स्वर चला लें तो उससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है बिना दवाई के। तो कहने का मतलब ये है कि आप के शरीर में एक तो हम योग विभिन्न जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी चिकित्सा के लिए स्वर को हम इस्तेमाल करते हैं। स्वर हम डिजीज क्यों होते हैं, जब हमारे शरीर में जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उनमें इस सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के अंतर्गत भी 5 प्रकार के और स्वर हैं। मतलब अब आपकी एक नासिका से 5 प्रकार का स्वर बहता है, आकाश तत्वीय, वायु तत्वीय, अग्नि तत्वीय है, जल तत्वीय है, और पृथ्वी तत्व युक्त। तो उनके उनमें भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तब भी डिजीज क्रिएट होती है। और आमतौर पर आहार संबंधी नियमों के अलावा भी जो यूटिलिटी है
हेल्थ प्रमोशन में, हेल्थ प्रिजर्वेशन में, स्पिरिचुअलिटी में। स्वर बल से शत्रु का नाश भी होता है, बंधु बांधव से मिलाप भी होता है, कीर्ति भी होती है, लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है, और शरीर में काया पुष्टि भी होती है। दीर्घायु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने लंबी अपनी उम्र बढ़ानी हो, उसका भी स्वर नियम है कि दिन को तो चंदा चले चले, रात को सूर, ऐसी ऐसी युक्ति साधिए होए अमर भरपूर। अगर आप इस तरह से नियम के अनुसार साधना करके चलाते हैं तो दीर्घायु बढ़ाने में भी आपको हेल्प बोलती है। और अगर आपने चिर यौवन प्राप्ति का उपाय करना हो तो उसमें आप रोधन क्रिया का एक समझाऊंगा, उसको करने से भी आपको अपने शरीर में यौवन बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। ज्योतिष में भी इसका है, सामाजिक कार्यों को किस प्रकार कैसे किया जाए, मंदिर निर्माण है, धर्मशाला है, दान देने का कार्य है, प्याऊ बनाने का कार्य है, दीक्षा मंत्र साधना का किस स्वर में करनी चाहिए, मृत्यु ज्ञान के बारे में भी जानकारी हमें इस चैप्टर मिलते हैं। तो व्यायाम के नियम क्या हैं, हमें किस प्रकार अभ्यंग मालिश करानी चाहिए, कौन से स्वर में कराएं जिससे कि शरीर में वो हमें नरिशिंग प्राप्त हो, षटकर्म कौन से में करने चाहिए, खेल कूद, हम जैसे शपथ ग्रहण करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर शपथ ग्रहण करते हैं, या किसी प्रकार का भी आपको पहली बार जॉब जो है ज्वाइन करनी हो, शपथ लेनी हो, तो किस स्वर में करनी चाहिए जिससे कि आपको वो पॉजिटिव रहे, कुछ नुकसान ना पहुंचाए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना हो तो स्वर का क्या नियम है, किस स्वर में, एक स्वर के भी प्रकार हैं जिसमें पूर्ण स्वर होता है, रिक्त स्वर होता है। अगर रिक्त स्वर में अगर आप 5-7 बार हाथ मिलाएंगे तो वो आदमी आपसे दूर होता चला जाएगा। ऐसे ही व्यापार में सफलता के लिए भी स्वर नियम है, दोस्ती बनाने के लिए भी हैं, शत्रु को सजा देने की किस वक्त कौन से स्वर में देनी चाहिए शत्रु को सजा, उसका भी नियम है। किसी से राज उगलवाना हो उसका भी एक प्रक्रिया है। मासिक धर्म जो लेडीज को अनियमितता होती है उसके भी कुछ नियम है। और थायराइड की किसी को प्रॉब्लम हो, श्वेत लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी कुछ बचाव के नियम है। तो कहने का मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में इसका अध्यापन कार्य कौन से में करना चाहिए, जो टीचर्स लेक्चर देते हैं, क्लास में बोलने का कार्य करते हैं, उसमें आपकी वाक जो गले की शक्ति है, कर्मेंद्री काम करती है, तो सूर्य स्वर्ग में करेंगे अध्यापन कार्य तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो उस तरह से नियम है। अगर लेखन कार्य करना है, हाथ से फिजिकली वर्क करना है, लिखने का कार्य करना है, तो वो कौन से में करना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में जो वर्क होते हैं उनको अगर स्वरों के अनुसार किया जाएगा, किसी हद तक पालन किया जाएगा, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इन छोटे छोटे नियम है जिनको कि मैं आपको प्रैक्टिकली आगे चल करके अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर किसी को जिज्ञासा क्रिएट हुई हो कोई क्वेश्चन पूछने की, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताने की तैयार हूं। सर मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए आपसे जानना चाहूंगी। हमारे साथ मोस्टली मदर्स जुड़ी हुई हैं, और जब बच्चा छोटा होता है कई बार उनको रात को फीड कराने के लिए उठना पड़ता है और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और जिससे सुबह उठ के उनको रूटीन वर्क अपना करना है, घर के सारे काम करने होते हैं, तो सुबह कहीं ना कहीं एनर्जी उनकी जो है वो डाउन रहती है हमेशा, और बच्चा पूरा दिन उनको संभालना है, घर का काम प्लस करना है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स उनको बताइए प्लीज, कि जिससे कि वो चाहे 2 घंटे सोए, 1 घंटा सोए, वो अपनी एनर्जी को सेव कर सके और पूरा रूटीन जो उनका दिन का है बच्चे को भी संभाल सके और अपने काम कर सके। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा सर, कि कई बार इमोशनली सपोर्ट ना मिलने के कारण महिलाएं जो हैं, जो माताएं हैं, वो इग्नोरेंस इतना झेल रही होती हैं, बच्चे के साथ में उनको काम करना है, बच्चे को देखना है, पार्टनर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन लॉज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना इमोशनल बैगेज और इमोशनल ट्रॉमा वो सफर कर रही होती हैं। तो उस के चलते अगर वो बच्चे के साथ में उसको फीड कराएंगी, उसको स्पर्श देंगी, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी का फ्लो ट्रांसफर हो रहा है।
तो मैं ये आपसे थोड़ा सा यहाँ पे जानना चाहूंगी अपनी मदर्स के लिए कि कैसे वो खुद को इमीडिएट लेवल पे पॉजिटिव कर सकती हैं और उस बैगेज को छोड़ के अपने बच्चे के पालन पोषण में और उसके देखभाल में जो है वो अपने रूप को और सुचारू बना सकती हैं। ये 2 क्वेश्चन है सर। अच्छा, एक जितना मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में जो नियम है, एक तो शास्त्र के अनुसार क्या नियम है वो चीज बता देता हूँ। जी सर। देखो, जहां तक बच्चे को फीड कराने का सवाल है, फीड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर शास्त्र में नियम है कि जो हमारी क्रिएटिव नाड़ी है जिसमें सृजनात्मक कार्य हैं, अगर रिसर्च की जाए तो ये कहा गया है कि चंद्र स्वर में अगर माता अपने बच्चे को फीड कराती है, उस वक्त उसकी जो फीडिंग होगी, बच्चा भी तृप्त होगा और माता भी तृप्त होगी फीड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चे की ग्रोथ भी बड़ी तेजी से होगी अगर लेफ्ट चंद्र स्वर में वो फीड कराती है, चाहे किसी साइड से कराए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। चंद्र स्वर में अगर फीडिंग होती है तो उस वक्त बॉडी में जो खून से मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही होती है वो ज्यादा नरिशिंग वैल्यू की होगी और ज्यादा बच्चे को फीड करेगी और तृप्त भी करेगी, तो उससे उसके बच्चे की ग्रोथ पॉजिटिव होगी। एक तो शास्त्र के अनुसार ये नियम लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपने बताया कि उसको सवेरे उठ करके उसकी नींद पूरी नहीं होती। जो हमारे सोने की प्रक्रिया के तौर पर आमतौर पर जो नियम बताया गया है वो ये है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं बाएं पीवे नीर, बाएं करवट सोवे करे तो सुख पावे जीव। तो बाई करवट सोने से अगर वो दाई नॉस्ट्रिल्स चला करके जब भी थोड़ा सा लेटती हैं, आराम करती हैं, तो उससे जब दायां स्वर चलेगा तो आपकी मेंटल फैकल्टी काम नहीं करेगी, आप मन शांत होगा, और मन शांत होने से आपकी जो समस्या है जल्दी नींद आने की, स्वप्न के तौर पर स्वप्न रहित अगर निद्रा लेनी हो तो आप बाई करवट सोएं, मेंटल फैकल्टी काम नहीं करेगी, ना स्वप्न ना थिंकिंग जो सेंटर्स है बंद हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली साउंड स्लीप आएगी। तो इस तरह से प्रक्रिया चलाने से हो जाए। जहां तक जो आप दूसरा क्वेश्चन डाला था कि उनको विभिन्न प्रकार की टेंशन होती है, टेंशन के लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि आप अल्टरनेट ब्रीदिंग जो है, नाड़ी शोधन नाड़ी शोधन, प्राणायाम, जी जी। उससे नाड़ी शोधन लेफ्ट से लेके राइट, जो नॉस उनकी इम्बैलेंस क्रिएट बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस होती है ना, किसी भी सिचुएशन की स्ट्रेस हो, जॉब स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, बच्चों की स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, किसी प्रकार की भी जो स्ट्रेस होती है तो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चलने की प्रक्रिया होती है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो इमोशंस किस तरह की है, कई तरह की इमोशंस हैं, कईयों में ग्रीडीनेस होती है, कईयों में ईर्ष्या होती है, कईयों में द्वेष की भावना होती है, कईयों में फिजिकल टेम्पर की बात होती है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो होता इम्बैलेंस ही है। आप अपना जो मैंने नियम बताया है, किसी दिन कौन सी नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, ये उससे देखें कि आपकी ज्यादा लेफ्ट चल रही है कि राइट ज्यादा चल रही है। जो ज्यादा चल रही है उसकी जगह दूसरी नॉस्ट्रिल को चलाएं बैलेंस करके, तो आपका शरीर ज्यादा विकृत नहीं होगा, उल्टा वापस आने की कोशिश करेगा और उस नेचुरल रीस्टोर होने की कोशिश करेगा। ये पहचान है कि आपके शरीर में लेफ्ट ज्यादा चलने की टेंडेंसी हो रही है आपकी स्ट्रेस की वजह से, कि राइट की ज्यादा हो रही है। तो उसी के अनुसार आपने करवट बदल करके सोने की बात कीजिए या आर्टिफिशियल चलाने की कोशिश कीजिए। आर्टिफिशियल तरीके कैसे चलाते हैं, तो क्या क्या नियम है, तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे होगा, सर ठीक है। एक और क्वेश्चन है प्लीज मेरा। आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है, मैम के साथ आपका स्नेह बहुत अच्छा है और बड़ा सक्सेसफुल आपकी मैरिड लाइफ रही है। कुछ ऐसे गुण सूत्र जो हमारे यहाँ पे जो नई नई माँ बनी है, बच्चा जब होता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके हस्बैंड वाइफ के रहते हैं, यहाँ पे माँ भी हैं और फादर भी सबके हैं ऑलमोस्ट। तो प्लीज कुछ एक ऐसे उनको ट्रिक्स बताइए कि उनकी शादीशुदा जो वैवाहिक बंधन है, जो जीवन है, उनका बड़ा स्नेह पूर्वक निकले। कॉन्फ्लिक्ट है वो सबके होते हैं और डिसॉल्व भी होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बात
जो एक आप हस्बैंड होने के नाते, एक फादर होने के नाते उनको बता सके कि आपका जो अनुभव है, वो अच्छा या बुरा जो भी है, कि ये नहीं करना है और ये ज़रूर करना है। जी, डन। प्लीज़ सर। देखो, मैं इसी टॉपिक को सुखी दाम्पत्य जीवन, फैमिली प्लानिंग, डिजायर्ड प्रोजिनी के क्या संसाधन हैं स्वर योग में, उस जिससे कि इस खुशहाल जीवन यापन हो सके, फैमिली लाइफ हो सके, इसी चर्चा नेक्स्ट उसमें करूंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है, मैं छेड़ दिया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जी, जी। अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी नॉलेज हमको दी। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। सर मैं यहाँ पे अभी आ, कोई और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अनिल योगी बात कर रहा हूँ इसमें, और मैं शेयर कर रहा हूँ नंबर, तो हमसे लगातार संपर्क में रहिए। और इसी तरह से जो एंशियंट सिस्टम है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे राघवेंद्र जी ने कहा है, हमारे मित्र हैं, साथ में हमने पीएचडी की है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सेम बात यही है कि जो इंडिया में जो नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनियों ने कई वर्षों की तपस्या के बाद जो बातें उन्होंने लिखी या समझाई या बताई थी, वो कहीं ना कहीं रिसर्च के अभाव में, वो आप भी समझ सकते हैं, रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो वो रिसर्च के अभाव में केवल कल्चर में तो हैं, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जो है, ये भी रिसर्च इस पे क्या हुई है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मुझे जब भी कोल्ड होता है, आप लोग भी नोट कर लेना कि जब भी आपको कोल्ड होगा यानी सर्दी जुकाम होगा, तो उस वक्त आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा, आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है। इसका सीधा सीधा यही अर्थ है कि चंद्र नाड़ी चल रही है, शीतलता शरीर के अंदर ज्यादा ज्यादा आ गई है। अब करना क्या है, इसका अपोजिट करना है, सूर्य नाड़ी को चलाना है। तो इसीलिए हम गर्म पेय पदार्थ लेते हैं, गर्म, जैसे सर त्रिकुटा चूर्ण की बात करते हैं, या हम अदरक की बात करते हैं, काली मिर्च की बात करते हैं, गर्म पानी की बात करते हैं। और रात को जब हम सोते हैं तो पूरी रात हम लोग, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। वो पहले ये बंद है, लेकिन जैसे ऐसे लेटते हैं लेफ्ट, तो वो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलता है, तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम काम करता है, शरीर में हीट आती है, और वो कोल्ड जो 5 दिन 7 दिन या 10 दिन रहता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, जबकि कोल्ड की कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होती, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। केवल एनाल्जेसिक्स होती हैं कि जो पेन से रिलीफ करेंगी और आपको थोड़ी देर के लिए नींद आ जाएगी, वो सब चीजें हैं। एक बात तो ये, दूसरा क्या है, इसी सिस्टम को अब बताया जा रहा है कोविड के टाइम से, कि जब आप ऐसे सोते हैं, जो स्टमक जो है, वो स्टमक इस शेप में होती है, तो अपनी नेचुरल शेप में आती है। स्टमक के नीचे जो एसिड्स की लेयर होती है, वहां भोजन हो जाता है, चला जाता है ग्रेविटी के कारण, तो ऑटोमेटिकली जब वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। अपोजिट्स होते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। राइट। इसके अलावा सर्दियों के समय हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, उसका भी एक मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं चंद्र नाड़ी का प्रभाव ज्यादा रहता है। शीतलता के कारण नसें, नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती हैं, इसलिए चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, हेमरेज की प्रॉब्लम हो, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ ज्यादा इसलिए देखी जाती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है सर, मैं जो बता रहा हूँ शायद सही बता रहा हूँ। और अभी मैं सभी मैं से। छोटा सा मैं इसमें ऐड कर दूं एक छोटी सी बात। जी सर। अब आपने कही, अभी मैंने आपको समझाया कि ये आपकी स्टैंडर्ड जो रिदम है आपकी, कौन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के जी, मुताबिक चलनी चाहिए जी, तिथियों को, मैंने आपको ये बता दिया। उसमें एक डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल बताया है स्वरशास्त्र में, कि अगर आपकी सूर्य नाड़ी की जगह चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है और 3 दिन से ज्यादा चलती है, ऐसी उल्टी चलती है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में कफ के रोग होने वाले हैं। जी। ठंड, सर्दी, जुकाम, अस्थमा इत्यादि जैसी बीमारियां जब चंद्र नाड़ी सूर्य की जगह चलनी शुरू हो जाए तो कफ के रोग होने वाले हैं। और जब सूर्य नाड़ी ज्यादा चलनी शुरू हो जाए तो आपको शरीर में पित्त के रोग होने वाले हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है, संभल जाइए, बॉडी आप उसके मुताबिक बैलेंस कर लीजिए, नहीं तो रोगों का सामना करना सामना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो शरीर में 2 प्रकार के मुख्य रोग हैं, पित्त के रोग या कफ के रोग। या तो कफ बिगड़ेगा या पित्त बिगड़ेगा, इन दोनों के बेस पर ही इम्बैलेंस से हमारे शरीर में डिजीज क्रिएट होती है। ये डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि अगर 3 दिन लगातार वो दूसरी नाड़ी चले, चंद्र नाड़ी ज्यादा चले, तो कफ के रोग, नहीं तो पित्त के रोग होने संभावना रहती है। या हाई ब्लड प्रेशर जैसा बस संभावना होगी, या शरीर में कोई पित्त के संबंधी कोई एनर्जी बैलेंस खराब हो जाएगा। तो उसकी बात थी। और दूसरा आपने कौन सा पॉइंट बताया था अभी?
हार्ट अटैक का या सोने का हाँ बताया था, स्टमक का शेप रहता है जी, शेप में जो भोजन हाँ, रात को सोते समय, हाँ। मैं एक चीज बता दूं, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई होती है, अगर आप देखोगे, अगर आप बाई करवट लेटते हो तो दाई करवट, दाई नासिका से सांस बहता है। दाई नासिका से सांस बहने का मतलब समझते हो? ऊपर जो है, राइट जो लंग है, राइट पार्ट जो लंग्स का है, वो ज्यादा बड़ा होता है लेफ्ट के। तो राइट फंक्शनिंग स्टेट में होता है तो आपको आसानी से ज्यादा ऑक्सीजन मात्रा में मिलती है, और सारे शरीर को आसानी से मात्रा में ऑक्सीजन मिलने की वजह से आपका शरीर क्रियान्वित रहता है। और सवेरे उठ करके ज्यादा आप डलनेस महसूस नहीं करते, एक्टिव महसूस करते हो अगर आप बाई करवट सोते हो। और दूसरा ये भी होता है कि आप देखोगे, जब आप लेफ्ट साइड लेटते हो तो जो मेन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो जिसको जो आपके सारे शरीर को पंप आउट कर ब्लड करता है, तो उसको जो ऊपर आर्टरी गई है ब्लड, उसकी मसल्स को सप्लाई करने के लिए जो आर्ट मसल गई है, तो वो नीचे हो जाता है। नीचे हो जाने से खून आसानी से लुढ़क करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को पहुंचाता रहता है एनर्जी, जिसकी वजह से आपका शरीर सवेरे सारे शरीर में वो सर्कुलेशन ज्यादा बेटरमेंट होकर के आपको हेल्प मिलती है। तो बाई करवट सोने की जो बात कही गई है कि दाएं स्वर भोजन करे बाएं पीवे नीर, बाएं करवट सोवे करे तो सुख पावे वीर, तो सुख भी मिलता है और उम्र भी भरपूर होती है, ऐसा दोहे में जी। कहा गया है। तो कुछ नियम है कि सोने के भी नियम हैं, तो वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन जो बातें मैंने बेसिक बतानी थी वो बता दी। बाकी कैसे करना है उनको प्रयोग और क्या जी, उपयोग हो सकता है, नेक्स्ट टाइम तो उनकी बिल्कुल। चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सैटरडे को रख ले थोड़ा सा। सैटरडे तो सर हमारा ऑफ रहता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 2 दिन हम थोड़ा सा जो अपना परिवार के साथ, क्योंकि हम पूरे 5 दिन हमारी क्लासेस रहती हैं, तो सैटरडे हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो मैं या तो तो इसलिए कहता था सैटरडे सर एक आधा कर लेते तो लोग छुट्टी के दिन की वजह से आसानी से जुड़ सकते थोड़ा सा, ठीक। अगर जिनको हाँ इंटरेस्ट है हाँ तो। जी, पिंकी जी कुछ कह रही हैं, जी बोलिए। सर अगर जैसे आपने कहा है कि बाईं करवट सोना चाहिए, अगर किसी को दाईं करवट ही लेटकर नींद आती हो तो? तो देखो, अगर मसल्स थक गए हैं तो दोनों तरफ से भी सोया जा सकता है, लेकिन दाई चलते हुए मेंटल फैकल्टी वर्क करेगी, आपको थोड़ा सा हो सकता है साउंड स्लीप ना आए उस वक्त, और कुछ नहीं। एग्री। सर। मतलब कोई हेलो। सीरियस इशू नहीं है ये, नहीं, अगर इशू ऐसा? नहीं है। ज्यादातर आप बॉडी का अगर बाई करवट ज्यादा सोएगी तो ज्यादा सवेरे उठ करके डलनेस महसूस नहीं करोगे आप, एक्टिव रहोगे, मतलब सवेरे तक उस एनर्जाइज, क्योंकि बॉडी में आपकी ज्यादा बेटरमेंट स्टेट में रही है ऑक्सीजन सप्लाई की। थैंक यू सर। हेलो। जी दिव्याकर जी। जी। सर, चंद्र नाड़ी के चलने पर कफ के रोग होने की संभावना और सूर्य के चढ़ने पर पित्त के रोग की होने की संभावना, ये आपने जैसे कि बताया। तो वात के लिए क्या है सर? इसमें वात वात के लिए क्या है? वात के पित्त कफ तीन होते हैं ना सर? देखिए देखिए, वात पित्त कफ होते हैं। वात पित्त के साथ भी मिलकर बढ़ करके वो आपको विकार पैदा कर सकती है, वात कफ के साथ भी बिगड़ करके। वात तो ये ऐसी है जो दोनों को ही, पित्त को भी कैरी कैरी आउट करती है और कफ को भी कैरी आउट करती है। उसके प्रेशर से दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो चलायमान होते हैं। तो वात, ज्यादातर आमतौर पर ये देखा गया है कि वात का जो निष्कासन है या शमन है हमारी बॉडी में, सूर्य स्वर चलते हुए होता है। अगर उसका संचय देखोगे तो वो चंद्र स्वर चलते हुए ऑटोमेटिकली होगा। चंद्र स्वर ज्यादा चलने की वजह से वात का जो है एक्युमुलेशन होता है। और सूर्य भेदन प्राणायाम इसलिए ही बना है, सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारे वात दोष का शमन होता है। तो सूर्य स्वर चलने से हमारे आमतौर पर ज्यादा वात की कमी होती है, और चंद्र स्वर चलते हुए वात का संचय होता है। जैसे कि गर्मियों में ये चीज कैरी आउट होती है, जब गर्मी पड़ती है तो लेफ्ट ज्यादा चलती है गर्मी को टॉलरेट करने के लिए, तो वात का उसका संचय हो रहा होता है।
जी, एक और बात आ रही है सर कि जैसे कहते हैं कि सुषुम्ना स्वर जो है, यानी कि दोनों स्वर का जो संतुलन है, यही सही स्वास्थ्य की पहचान है। और अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, दुष्प्रभाव। इसी प्रकार से हम लगभग जब पेरेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि परिवार का भी एक अपना स्वर विज्ञान सिस्टम होता है, स्वर योग सिस्टम होता है। स्त्री जो है वो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। स्त्री शक्ति है और पुरुष जो है वो शिव के समान है। और दोनों मिलके एक सूर्य स्वर है और एक जो है चंद्र स्वर प्रधान है, एक सूर्य स्वर प्रधान है। और जितनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर होगी, उतनी ही लाइफ जो है फ्लरिश करेगी। क्या है, सही है सर? हम्म। हम्म। पति पत्नी, पत्नी का जित दो, ये भी तो दो स्वर हो गए सर। हाँ जी है। क्योंकि शिव शक्ति का जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं शिव पार्वती का, तो आधा शरीर पार्वती और आधा शरीर शिव है। मैं एक सेंटेंस एक छोटा सा बोलूं, अगर कोई बुरा ना माने तो। जी 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 मैं सर। एक सेंटेंस इसी स्वर के कंसेप्ट के आधार पर बोल रहा हूं जी कि जब कोई पुरुष स्त्री का चंद्र स्वर, अपने चंद्र स्वर से सांस ग्रहण करता है, सूर्य स्वर से, चंद्र स्वर से नेटवर्क इशू। श्वास चंद्र स्वर से नारी को ग्रहण करवाता है, ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे का श्वास श्वास जो है, जो एनर्जी है स्थापित हो जाती है, तो उन दोनों में एक अनअवॉइडेबल म्यूचुअल अट्रैक्शन पैदा होता है। जो दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की बात करते हैं, तो उस कंसेप्ट के तौर पर अगर ऐसा संभव हो बता है, या पति पत्नी से अपना कहना मनवाना चाहे, पत्नी पति से कहना मनवाना चाहे, किस अवस्था में खड़े होकर के कौन सा स्वर उसका चलता हो, किस तरह से खड़े होकर के बात करें, तो उस तरह से उसके भी नियम है, तो उन नियम चीजों है। को मैं अगली बार बताऊंगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस जो सेशन है, इससे काफी प्रकाश मिला होगा। जो गूढ़ जो रहस्य विद्या है स्वर योग, इसके बारे में कहीं ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी। हमारे जो पेरेंट जो योग विषय से नहीं संबंधित, वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आओगे, हाँ ये विज्ञान भी काम करता है। और साथ ही साथ हमारे साथ में कई जो पार्टिसिपेंट्स हैं न्यूरोथेरेपी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। न्यूरोथेरेपी ये एल्कलाइन और एसिटिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और इस समय एस व्यासा बेंगलुरु में इसमें बहुत तेजी से रिसर्च हो रहा है। कुछ रिसर्च पेपर इसके इंटरनेशनल जर्नल में प्रिंट हो चुके हैं, और कुछ पीएचडी इस पे स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ कंप्लीट होने वाली हैं। तो न्यूरोथेरेपी भी यहाँ पर हम साथ में जुड़े हुए हैं। उसमें भी यही है, एसिटिक और एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, गट ब्रेन पे काम करते हैं। कुल मिला के यह कि समदोष समान सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि कुल मिला के समान होना चाहिए, समभाव रहना चाहिए, आत्मा प्रसन्न रहनी चाहिए, इंद्रियां प्रसन्न रहनी चाहिए। सब चीज का हमने जुगाड़ कर रखा है। तो मैं कहता हूँ कि केवल इन मुझे जब मैं कोई सेशंस देता हूँ, तो मैं इस बात को जरूर बोलता हूँ कि आत्मा की प्रसन्नता पे काम करना बहुत जरूरी है। इंद्रियां तो हम प्रसन्न कर लेते हैं, मन को भी हम प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता के लिए हमें लगातार जो है, जितने भी सकारात्मक कह सकते हैं कि जो जागृत जितने भी यहाँ पर सोल्स हैं, आत्माएं हैं, ये हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर वो प्रयास करें कि समाज के अंदर जो है लोगों को समझ में आए कि जीवन जीना जो है वो भौतिक और अध्यात्म के बीच में संतुलन बनाना है। अगर एक ही साइड में रेस लगाएंगे तो कई प्रकार की हानियां हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम इस देख रहे हैं बहुत सारी शिकायतें आती हैं, और हमें दुख भी है, और साथ ही साथ इस चीज का हमें चिंता भी है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो अल्फा जनरेशन जिसको कहा जाता है, उसकी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मोबाइल एडिक्शन के कारण वर्चुअल ऑटिज्म आ रहा है, स्पीच डिले आ रहा है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है। बच्चों का जो बचपन है, जो दादा दादी के साथ खेल के निकलता था, जो नाना नानी के साथ खेल के निकलता था, जो पापा के साथ में वॉक पे जाते हुए बातें करते हुए निकलता था, आज सभी लोग हम मोबाइल में बिजी हो गए हैं। और ऐसे में सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम जो शायद जन्म लेते हैं, वो इसी कारण से जन्म लेते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं, अपने कॉन्शियसनेस चेतना के स्तर को ऊपर की ओर लेके जाएं, और कुछ समाज में कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि हमसे जो वो पीढ़ी है वो हमसे बेहतर हो। और इसी के साथ मैं
अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आपका स्वागत है। इसके बाद हम लोग विराम की ओर जाएंगे, अंतिम पड़ाव की ओर जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मैं परवरिश की। जी मैं जी। मैं प्लीज सभी का जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं फिफ्टी जी थ्री पार्टिसिपेंट्स, उन सबका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय दे करके मेरे को सुना। और और अगर उनमें आगे कुछ जानने की जिज्ञासा क्रिएट हुई है तो अगला लेक्चर जो भी फिक्स करोगे तो उस वक्त आपको अगला जो हिस्सा रह गया है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जरूर सर सर, जरूर। अभी तो हमने गागर में बस कह लो कि सागर से एक गागर लिया है, अभी तो पूरा समुद्र बाकी है, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। जी जी जी, चलो हमें कोई नहीं। बहुत। जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा है सर कि, क्योंकि इसी तरह का हमारे आजकल हम एक काम कर रहे हैं, एक विषय पे हम लोग काम कल कर रहे हैं। जी। तो मैं तो बुक्स के बारे में थोड़ा सा बता हाँ देना हाँ, मैं लोगों को। बुक्स के बारे में बता देता हूँ। सर ने एक बुक लिखी हुई है, वैसे शायद कई बुक लिख रखी हैं, सरस्वती विज्ञान के ऊपर लिखा हुआ है, स्वर विज्ञान के ऊपर है। तो बुक के लिए मैं आपको एक अमेजोन पे लिंक है, उस पे हम लिंक, अमेजोन का लिंक आपके साथ में शेयर कर देंगे। वो बुक चाहे तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और सर, मैं सभी के सामने मैं अब एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा। आजकल हम लोग एक विषय पे काम कर रहे हैं, यथा यथा भाव तथा भवति, यद भावम तद भवति, यानी कि जैसे भाव है वैसा ही जीवन होता है। और ये हमारी कल्पना में था, केवल कल्पना में था कि हम अपने परवरिश की पाठशाला में एक्सपर्ट्स के लेक्चर हम कराया करें। परवरिश और रिलेशनशिप से अलग हम कुछ और भी, जो जिन्होंने जीवन निकाला है पूरा अपने अनुभव के साथ में, उनके भी हम टॉक कराएं। और इत्तेफाकन की बात है कि सर से बात बन गई और ये स्टार्टिंग हो गई। और ये स्टार्टिंग है, आज पहला हमारा पड़ाव, पहला ये समझ लीजिए कदम है। ये आगे बड़ी लंबी यात्रा जाने वाली है। देखिए, बात करते करते स्वर योग से निकल के रिलेशनशिप तक पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इसके लिए मैं सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा, प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इतना जो है कीमती समय निकाला है। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा सर, उधर की साइड से जो आपने शेयर किया वहां से आप शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में। तो नमस्कार सर। हाँ जी, जितेंद्र जी नमस्कार जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उस टाइम हमारा स्वर कौन सा चलना चाहिए, और जो पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका स्वर कौन सा होना चाहिए जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिल पाए। देखिए, बेटरमेंट डिपेंड करता है कि आपका स्वर किस कौन सी बीमारी है। ये जानना जरूरी नहीं है कि आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए या दूसरे पेशेंट का कौन सा चलना चाहिए। पेशेंट किस जी बीमारी से ग्रस्त है, वो उसका स्वर कौन सा ज्यादा चलायमान है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उस दूसरे के स्वर को कैसे आर्टिफिशियली चलाना है या उस तत्वों को कैसे आप अपने नेचुरल को रिस्टोर करना है, तो वो सर्व तरीका दूसरे केसेस के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, एक दो डिजीज को लेकर के कि इसमें किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। नॉर्मल, जैसे जैसे पेशेंट आता है ना, जैसे ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उनके ना हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उसमें सिंपल हाँ। हम राइट नोस्ट्रल चलवाते हैं उनकी, बस राइट चला लो, उस टाइम तो वो गर्म हो जाते हैं उनके हाथ पैर जो हम्म। ठंडे होते हैं, हम्म। क्योंकि हम्म। थोड़ा बॉडी में हीट आ जाती है। बट वो हम्म। घर पे भी फिर उनके वैसे ही हो जाते हैं जाके वो, और अगले दिन फिर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फिर वैसे ही हाथ पैर ठंडे रहते हैं उनके। उन, उन, तो थोड़ा उन, सा ये उनके था ऐसा कि उन, उन, इसके उन, लिए हम उनको कौन सा तरीका उनका क्या उनका क्या स्वर इसमें चलाने कर के लिए सकते हैं जिससे उनको ठंड भी ना आर्टिफिशियल। लगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बाईं जी करवट या तो लेटने का विधान है स्वर को चलाने के लिए। दायां स्वर ज्यादा चलाने के लिए आपको शुद्ध शहद का सेवन कराइए, तो दायां स्वर ज्यादा चलने की प्रैक्टिकल अप्रोच में आएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सवेरे शाम अगर 2-3 चम्मच शहद उनको खिलाया जाए, शुद्ध शहद हो, किसी का मिक्स ना हो, शुद्ध शहद का सेवन करें तो शुद्ध शहद, ऐसा कहा गया है कि शुद्ध शहद शहद का सेवन करने से राइट नॉस्ट्रिल चलती है और शुद्ध घी का सेवन करने से लेफ्ट ज्यादा चलती है। तो एक क्राइटेरिया खान पान के तौर पर ये है। और सूर्य स्वर्ग को ज्यादा चलाना हो तो थोड़ा सा ये जो काली मिर्च है या जिंजर पाउडर है, तो इन चीजों का
सेवन कराइए। तो खाने के बाद, खास तौर पर खाने के, जैसे कहते हैं खाना खाने के शुरू में मीठा लेना चाहिए, खाने के मध्य में नमकीन खट्टा, और भोजन के अंत में तीखा चरपरा भोजन करना चाहिए। तीखे चरपरे में आप त्रिकुट पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर दे सकते हो, या थोड़ा सा सौंफ सौंफ खाने को दे सकते हो, अजवाइन दे सकते हो, अपने मेथी पाउडर दे सकते हो, या फिर अपने जिंजर पाउडर दे सकते हो। ऐसी तीखी चरपरी चीजें खाने के अंत में लेने से आपके शरीर में जो है गर्मी भी पैदा होगी और खाना भी डाइजेस्ट होगा। ठीक है सर। जो एक सर ये क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे हाँ। हमारे पास ना वात वात रोग के पेशेंट बहुत आते हैं, वायु का ज्यादा हम्म बढ़ना शरीर के अंदर, दर्द, बॉडी ऑल जॉइंट्स पेन वगैरह रहते हैं उनको मोस्टली, हम्म खासकर लेडीज हम्म। लेडीज के अंदर है। तो उसको स्वर के साथ हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, स्वर विज्ञान के वा, साथ? वायु की एक्यूमुलेशन बता दूं दिया, वायु की एक्यूमुलेशन में लेफ्ट ज्यादा चलती है, राइट नहीं चलती। उनको आर्टिफिशियली तौर पर राइट चलाइए। उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी रहती है लेडीज को जी ज्यादातर, जी। क्योंकि देखो लेडीज के अंदर मीनोपॉज तक मासिक धर्म कैरी आउट करने के लिए लेफ्ट ज्यादा चलती है। जैसे ही मीनोपॉज हो जाता है, लेफ्ट की टेंडेंसी रहती है, राइट कम नहीं चलती। तो राइट ना चलने से थायराइड की ग्लैंड की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, नहीं चलती। तो उसको हाइपर लाने के लिए राइट को बैलेंस करना पड़ेगा, बाई करवट ज्यादा सोना पड़ेगा। बाई बाजू को थोड़ा सा, जैसे एक बेल्ट होती है ना, जैसे ब्लड सैंपल लेने के लिए बेल्ट जी जी बांधते जी हैं बाजू में, अगर उसके जी जी। कोहनी से ऊपर आधी रीजन में बेल्ट बांध के रखें, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे के रखें, जितना टॉलरेबल है, तो उससे भी, उसके तो प्रेशर से भी ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से भी आपका राइट चलने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके सर। वो भी चीज हेल्प करती है। बाकी और भी एक तरीके हैं। अगर साफ रुई, मेडिकेटेड कॉटन, जो केमिस्ट की दुकान से मिलती है, साफ रुई हो जिसमें जिससे इन्फेक्शन की संभावना ना हो, उस मेडिकेटेड कॉटन की अगर छोटी सी भी रुई की गोली बना करके आप पहले दाएं स्वर को चला लीजिए, आर्टिफिशियली बाईं करवट लेट करके एक बार चल जाए, तो रुई को बाईं नासिका छिद्र में गोली से बना करके लगा दीजिए, जिससे कि सांस ना निकले। और जब आपके ज्यादा 2-3 घंटे चल ले राइट, तो आप वॉश बेसिन पर जा करके जैसे नाक साफ करते हैं, स्नीज आउट कर दीजिए, गोली निकल जाएगी, आपका दूसरा सांस चल जाएगा। ऐसा दिन में 2-3 बार राइट को ज्यादा चला लें, तो तब भी आपका आर्टिफिशियल तौर पर बैलेंस हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आगे थोड़ा नेक्स्ट हम वेट करेंगे क्लास का, और चलो हमें। जो भी ये फिक्स करेंगे टाइम, उसके मुताबिक देखते हैं। मैं तो सैर कह रहा था सैटरडे संडे को हो जाता, कुछ बाकी लोग जो हैं फ्री होकर के जुड़ जी जी, जाते हैं जरूर आसानी से जरूर छुट्टी वाले जरूर दिन। सर, जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर, करेंगे सर, करेंगे सर। ओके। हाँ सर, थैंक यू आप सो मच सभी सर। थैंक का यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। और जी, सभी का धन्यवाद इतने समय तक बने रहने के लिए। और परवरिश के पाठशाला के जो मेंबर हैं, अभी हम ग्रुप में दोबारा से एक लिंक शेयर करते हैं, आप फिर उससे दोबारा से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट कि अपने 10-15 मिनट और चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, है ना रितु जी? हाँ, हमें तो आदत है सर 10 बजे तक बैठने के बाद। ओके जी। जी जी जी। ओके सर। मेरा सभी को बाय। जी सर, नमस्कार गुड सर, नाइट। नमस्कार सर। ओके सर, सर थैंक यू टू ऑल। अभी हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, राइट? पाठशाला के जो मेंबर्स हैं वो अपना आपको मैनिफेस्टेशन में लिंक भेजते हैं।